नमस्कार, मैं शोएब गाजी और आप देख रहे हैं यूपी टुडे। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। इस बात को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है। लोग अपनी अलग अलग राय अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। खैर, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार नावेद सिको सर हैं। सर, अभी तो जेल के अंदर है, बाहर आए तो क्या होगा? जी देखिए, कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में कोराम होगा। जैसा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एटीट्यूड और आजम खान साहब के मसले पर उनसे पूछे गए सवालों पे कहीं ना कहीं एक घबराहट नजर आ रही है। इस बात में कोई शक नहीं कि आजम खान साहब एक बहुत कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं। एक तरीके से कहा जाए कि जो उनके फाउंडर मेंबर हैं उस जमात में वो आते हैं। शुरुआती दौर से समाजवादी पार्टी को सींचने में, उसको आगे बढ़ाने में उनका बड़ा रोल रहा है। कहा यह जाता है कि वो सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है समाजवादी पार्टी की। वो बात अलग है कि मुसलमानों के बीच में उनका बहुत बड़ा जन समर्थन नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से वो लंबे समय तक वो और उनका परिवार जेल में रहा, तो मुस्लिम समुदाय जो उत्तर प्रदेश में 20% भागीदारी है जिस आबादी की, उस समुदाय की सिंपैथी जुड़ गई है। जो लोग आजम खान साहब को बहुत अच्छा नेता या अपना प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा नहीं भी मानते थे, उनके अंदर भी आजम खान को लेकर एक हमदर्दी जुड़ गई है। और आजम खान साहब जिस तरीके से जेल की यातनाओं से जुड़े हैं, उनका परिवार लगातार तमाम कोशिशों के बाद भी उनकी जमानत नहीं हुई गुज़िश्ता कई बरस। उसके बाद मुझे लगता है, ये मेरा अपना पर्सनल अनुमान है, कि कहीं ना कहीं आजम खान साहब को ये समझ में आने लगा है कि उनको निजात तभी मिलेगी, उनको रिहाई तभी मिलेगी, उनको राहत तभी मिलेगी जब वो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ लेंगे, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नजरअंदाज करेंगे और कोई दूसरा रास्ता अपनाने जैसा कोई कदम उठाएंगे, तो शायद सर एक चीज़ और है, बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना जो है सच है, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके से देखा जा रहा है, कांग्रेस की बात हो या सपा की बात हो या शिवपाल जी की बात हो, लगातार उनके जेलों की जो है जिस तरीके से चक्कर लोग काट रहे हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि आने वाले कल में अगर इनका रुख होता है तो आखिर किस पार्टी की तरफ होगा? देखिए, ये बात तय है कि वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से दूरी बनाएंगे। अखिलेश यादव के बीच में कहीं ना कहीं एक गैप पैदा होगा, और इस शर्त पर ही, अप्रत्यक्ष शर्त शायद ये है, जो कहीं कोई ऑफिशियल नहीं है, कोई लिखा पढ़ी में नहीं है, कोई किसी बयान में नहीं है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है कि दो पार्टियां, दो लोग, दो जमातें समझ जाती हैं कि हमें क्या करना है, जिससे क्या फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे बड़ी फायदेमंद बात होगी कि वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से मुंह मोड़ लें, उससे बेरुखी करें, उसके साथ में कुछ डिस्प्यूट्स पैदा होते रहें। और अगला कदम आजम खान साहब का क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन काम तो इतने में ही हो जाएगा जब वो सपा से थोड़ा सा अलग होंगे, रूठे हुए होंगे, सपा को लेकर, उसके राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त कर रहे होंगे अगर जेल आने के बाद में। लेकिन अब उनका अगला कदम क्या होगा? दो तीन ऑप्शन है। अगर वो समाजवादी पार्टी से रूठ जाते हैं और वो इस बात का एहसास दिलाते हैं और इस बात की याद दिलाते हैं कि जिस शिद्दत से सपा के प्रमुख, सपा के सर्वे सर्वा वन मैन शो चलाने वाले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने उस शिद्दत से उनकी रिहाई के लिए कोशिश नहीं की, वो भावना नजर नहीं आई, वो सड़क पर कोई आंदोलन नजर नहीं आया। जिस हिसाब से उनका कद है, जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब का कंट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने वो कोशिश नहीं की जो करनी चाहिए थी। अगर ये बात आजम खान साहब कहते हैं या इस कंटेंट से मिलती जुलती कोई बात कहते हैं, तो ये तय है कि वो कहीं ना कहीं साइड लाइन हो रहे हैं। अब उनका घर क्या होगा? ये भी हो सकता है कि एक आवाज उठे, खासतौर से मुस्लिम विधायकों, पदाधिकारियों की तरफ से, या तमाम जो अखिलेश यादव जी को पसंद नहीं करते हैं समाजवादी पार्टी में, उस तरह की आवाज उठाएं कि आजम खान साहब का बड़ा योगदान रहा है, बड़ी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनको क्यों ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। वो परंपरा टूटे यादववाद की, वो परंपरा परिवार की टूटे, जब एक कद्दावर नेता, जिसने कहा यह जाता है कि
बड़ी जातियां सही हैं, जिसने जेल सहा है, जिसने समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, कई बार सरकारें बनवाई हैं उनकी भी कोशिश में। तो इस तरह की अगर मांग उठती है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, तो यही अपने मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव को बहुत बेचैन करने वाली मांग होगी। और इस बीच में शिवपाल यादव, जिनका अपना खुद का प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, वो ये कह सकते हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब को उच्च पद पर नहीं लाने देंगे, इसलिए मैं उनको ऑफर करता हूं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में, क्योंकि मुसलमानों का सबसे बड़ा चेहरा है। शायद वो मंशा पूरी हो जाए कि मुसलमान वोट बिखर जाए। एक तरफ ये भी हो सकता है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के को आजम खान साहब को बड़ा ऑफर दिया जाए, और इसके साथ में इस बात का भी इशारा किया जाए कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक गठबंधन बनाती है, और वो गठबंधन जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के साथ जाएगा, कांग्रेस के समर्थन में और उसके साथ में। तो ये समाजवादी पार्टी को अलग थलग करने का एक बहुत अच्छा एक माहौल विपक्षियों, सपा विरोधियों ने बनाया है, और मैं समझता हूं उसकी एक बहुत बड़ी आजम खान साहब होंगे। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आजम खान साहब को भी शायद ये लगने लगा है कि मुझे अब अपने जीवन के एक लंबे अनुभव के बाद, एक लंबी उम्र के बाद में उस यातनाओं से और जेल की सख्तियों से बचने के लिए उनके पास शायद यही कदम है। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ में उसी तरह के रिश्ते में रिहाई के बाद में रहते हैं जैसे पहले थे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो खुली हवा में ज्यादा दिन तक रह पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर तमाम एफआईआरों का सिलसिला जो लगातार सैकड़ा पार कर दे शायद, और फिर उनको शायद जेल में जाना पड़े। जब हम ये सोच सकते हैं तो शायद आजम खान को भी बड़ा पॉलिटिकल अनुभव है, वो भी जानते हैं कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, अंडर करंट क्या चलता है, नहीं चल रही है। चीज ये है कि कोई भी राजनीतिक दल होता है वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए विरोधी को कमजोर करने की कोशिश करता है। ये उसका धर्म भी है और कर्तव्य भी है। शायद भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से परफॉर्म किया है, जिस तरह से उसने मुस्लिम वोटों को एकजुट किया है, उसके बिखराव को रोका है, प्लस पिछड़े वोटों को साथ में जोड़ने की कोशिश की, दलितों को कोशिश की, एंटी इनकम्बेंसी जो सरकार से नाराज है उनको एक मान के चलिए बाइपोलर जो चुनाव हुआ उसमें ये कि जितने भी विरोधी शक्तियां थी, तो उनको शायद भाजपा को ये लग रहा हो कि लोकसभा में ऐसा ना हो कि ग्राफ 40 के प्लस हो जाए। तो बीजेपी का ये मकसद होगा कि कहीं ना कहीं सपा में बिखराव जारी रहे, और उस जारी रहने के लिए आजम खान को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से दूरी बनाने के लिए उनके बीच में शिवपाल जी भी हैं। कांग्रेस के लिए भी ये फायदेमंद है। अगर आजम समाजवादी पार्टी से रूठे रहते हैं, या कोई नया घर तलाशते हैं, या कांग्रेस के साथ आते हैं, या शिवपाल जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं उनके दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के, और वो उनकी उस दल की दोस्ती कांग्रेस के साथ हो जाती है, तो ये कांग्रेस के लिए भी फायदेमंद है। आजम के लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि आजम खान को ये सब करने के बाद जेल से निजात मिल जाएगी, उनको फिर खतरा नहीं रहेगा कि फिर से जेल जाना है। ये शिवपाल यादव को भी इससे फायदा होगा। जब अखिलेश यादव कमजोर होंगे तो शिवपाल यादव को ये लगेगा कि जिस तरीके से मुझे पार्टी से नजरअंदाज किया, तो हम भी पलटवार और बदला ले सकते हैं अपने भतीजे अखिलेश यादव पे। तो बहुत सारे उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल जो इस वक्त जो ग्राफ है उसमें आजम एक बड़ा मोहरा है, और आजम कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए, जेल से निकलने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आने वाले समय में जेल से बाहर आने के लिए और आजाद रहने के लिए शायद वो यही तरीका अपनाए कि समाजवादी पार्टी से नजरअंदाज करके सपा को, और कोई ऑप्शन जैसे कि शिवपाल जी के इसमें सर दो चीजें थोड़ा से रोकना चाहूंगा। इसमें दो चीजें हैं, जैसे आपने कहा लास्ट में मजबूर हो जाता है आदमी, क्योंकि एक एफआईआर अभी 2-4 दिन पहले हुई है, इससे साफ जाहिर होता है कुछ सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है। शायद आगे ठीक चलने लगे और बाहर निकल आए, और उसके बाद जैसे आपने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है संभाल सकते हैं। तो ऐसे में इससे पहले नेता प्रतिपक्ष को लेकर जो बात चल रही थी कि इस तरीके से शिवपाल का भी नाम आ रहा था, कुछ टाइम के लिए आजम खान का भी नाम आया, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सबको काट के फ्रंटली जो है अखिलेश यादव खुद ही आ चुके। उसके बाद कुछ चीज़ों को लेकर फिर से एक बार नाराज़गी हुई, शिवपाल भी हट गए, आज भी नाराज़ी चल रहे हैं। ऐसे में कहीं भी ये नहीं लग रहा है कि आने वाले कल में अगर कोई ऑप्शन भी तलाशा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल सकता है। और ऐसे में अगर ना मिला, विपक्ष में जाते हैं,
तो उत्तर प्रदेश की आबादी के लिहाज से, अगर मुस्लिम की आबादी के लिहाज से देखा जाए, तो कितना बिखराव होगा आने वाले कल में, ये थोड़ा से बताने का देखिए, ये जो अभी पहला इलेक्शन ऐसा था, देखिए इस बात में कोई शक नहीं कि मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समाज हमेशा से लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी को जो हरा रहा होता है उसके साथ आ जाता है। ये एक बहुत पुरानी एक परंपरा बनी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बिखराव और बंटवारा मुस्लिम वोटों में जरूर होता रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे यूपी के विधानसभा चुनाव देखे हैं, उसमें हमने देखा है कि एकजुट होने के बाद भी कुछ हिस्सा कांग्रेस के पास चला जाता है, कुछ बसपा के पास चला जाता है, कुछ सपा के पास भी चला जाता है। ये लेकिन ऐसा विधानसभा चुनाव 2022 वाला जो ऐसा था जिसमें मुसलमान 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरे दावे से 90% एकजुट हो गया मुसलमान, और उस समाजवादी पार्टी के साथ में इसलिए आया कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। और ये ऐसा और यही घबराहट का सबब भारतीय जनता पार्टी के लिए बन सकता है, क्योंकि 20+ से कोई भी दल जिसका अपना जनाधार 10% का 15% का भी हो, तो उसको 20 से वो शुरू होगा, 18 से शुरू होगा। यानी आप मान के चलिए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के समर्थन में मुसलमान एकजुट हुए, उसकी वजह यही थी कि अखिलेश यादव लड़ रहे थे, भले ही चुनावी वर्ष में लड़े या चुनाव से 6 महीने पहले लड़े, क्योंकि निष्क्रिय थी बसपा लग ही नहीं रहा था कि भाजपा से वो लड़ रही है या उसके तेवर है। कांग्रेस के बारे में ये कहा जा रहा था कि उसका संगठन तक नहीं है, अभी धीरे धीरे इसको आगे बढ़ने के लिए बहुत समय लगेगा, इसलिए एकजुट चुनाव हो गया। लेकिन अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में बंटवारा और बिखराव होगा अगर आजम खान साहब जिसके पाले में भी जाते हैं उनके साथ में मुस्लिम वोट कुछ जाएगा। और ये भी नहीं कह सकते कि आजम अगर सपा से किनारे हो जाते हैं या कोई नया दल कांग्रेस या शिवपाल या कहीं भी जाते हैं तो पूरे तरीके से भी नहीं। देखिए, पूरे तरीके से मुसलमान कांग्रेस सपा का साथ तब भी नहीं छोड़ेगा और इसी तरीके से बिखराव हो जाएगा। और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कुछ आजम जहां जाते हैं उनके साथ और कुछ वो जो समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके से बिखराव और जिस तरीके से एकजुट बल्क वोट मिला था सपा को, आने वाले समय में शायद नहीं मिल पाए, क्योंकि आप तो सर काफ़ी लिखा करते हैं इन मुद्दों पर, हम भी देखते हैं। और ऐसे में थोड़ा से जनता ये जानना चाहती है कि जैसे अगर बात करें कि आजम खान जाते हैं तो आजम खान के साथ भी कुछ पैनल जो कोर टीम के हिस्सा हैं वो लोग भी जाएंगे। कुछ विधायकों की भी नाराज़गी समझ में आ रही थी, तो महाराष्ट्र से भी एक आवाज़ उठ रही थी। तो बहुत संभव में बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे में अगर पूरा ये कन्वर्ट होते हैं तो आने वाले कल में कितना प्रतिशत जो है सपा के लिए घातक साबित होगा? आप मान के चलिए, मेरा अपना अंदाजा है कि अगर आजम खान बात अलग होते हैं सपा से और वो कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ ये बात तो तय है, जैसा कि आप कह रहे हैं, असंतुष्ट बड़े बड़े नेता हैं, मुस्लिम चेहरे कई हैं, उसमें विधायक भी हैं, संगठन के लोग भी हैं। अबू आसिम आजमी को भी आप मान लीजिए जिस हिसाब से वो विधानसभा चुनाव में किनारे रहे, वर्ष साहब को कह दिए जो बहुत ही इनका तो बयान भी आया था, ठगा महसूस कर रहे हैं कुछ ऐसा। और सबसे बड़ी बात है, रामपुर का खेमा पूरा का पूरा उखड़ जाएगा सपा से। आप ये मान के चलिए कि 50% का नुकसान हो सकता है अगर आजम खान साहब नाराज रहे। दूसरी बात, अखिलेश यादव बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं और उन्होंने कभी भी मुलायम सिंह यादव जी की तरह, अपने पिताजी की तरह कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला, कोई समझौता नहीं किया, जहां पर वो अपने फैसलों पर अड़े रहे हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पर जब इस कदर दबाव है तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो कि आजम खान साहब को उत्तर प्रदेश का, कम से कम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का पद ऑफर किया जाए, क्योंकि अभी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उनको उतना अच्छा परफॉर्मर नहीं माना जा रहा है, उतना सक्रिय नेता नहीं माना जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जातिगत गणित भी देखी जाएगी। लेकिन नेता प्रत्यक्ष तो अब वो हाथ से निकल गया है मामला, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कद बढ़ाने के लिए कोई ना कोई समझौता शायद अखिलेश यादव करे। लेकिन अगर यही हमारा और मानना जैसा कि है या कई लोगों का मानना है कि अगर आजम खान ने ये मान ही लिया है कि उनको इस शर्त पर या इस स्थितियों में ही निजात मिलेगी जब वो सपा के साथ में उखड़े हुए रहें, तो मैं समझता हूँ कि हर आदमी अपनी जिंदगी, अपनी रिहाई और खुली हवा में सांस लेने के लिए चाहता है और वो
अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पार्टी से ज्यादा अपनी जिंदगी समझता है। वो क्रांतिकारी नेताओं की बात आप छोड़ दीजिए जो आजादी के वक्त जिनके हम नाम लेते थे जी कि जेल की सलाखें जिनको मंजूर थी, मर जाना और फांसी पे लटक जाना मंजूर था, लेकिन जी अपने विचारों के लिए वो अड़िग रहे। मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में आजम खान साहब या कोई भी ऐसा नेता हो जो इतना बड़ा क्रांति पैदा करे कि वो मर जाए जेल के अंदर, ये मान ले कि हम जेल से कभी रिहा नहीं होंगे, हमारा परिवार भी जेल में जा सकता है लंबे समय तक, तो इतना बड़ा समझौता नहीं कर सकते। और आजम खान साहब कहीं ना कहीं शायद ये मन बना चुके हैं कि हमें रिहाई के लिए हमें सपा से कहीं ना कहीं साइड लाइन होना पड़ेगा, खुद ही सपा को नजरअंदाज साइड करना लाइन। पड़ेगा। सर एक चीज़ और है, जिस तरीके से मुस्लिम तबके की नाराज़गी देखने को मिल रही है कि आज़म खान को इतना समय हो गया जेल में, मिलने नहीं जाते, कुछ बात नहीं करते, मतलब उस तरीके से जिस तरीके से दरकिनार किया जाता रहा, इसको किस हद तक देखते हैं? क्या वाकई में अखिलेश यादव ने दरकिनार ही कर दिया है या जो लोगों का सोचना है वो गलत है? देखिए, एक बात बहुत साफ है और ये बात कई लोगों ने मानी है, कई एक्सपर्ट्स ने इसको माना है, राजनीतिक पंडितों ने इस बात को माना है कि अखिलेश यादव की एक पॉलिसी थी और उसको बात को कहीं ना कहीं जेन्युइन माना जाएगा। अखिलेश यादव को ये लगने लगा कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बसपा की जो स्थिति है वो सब जानते हैं, कांग्रेस को अभी बहुत वक्त लगेगा अपना संगठन ही बनाने में। अब जी वन मैन है, यानी विपक्ष में अकेले अखिलेश यादव हैं और उनको ये भी पता है कि मुस्लिम तबका हमेशा से बीजेपी के खिलाफ जो भी मजबूत होता है उसको वोट देते हैं। तो अखिलेश यादव जी को ये लगने लगा है कि मुस्लिम समुदाय तो मुझे बल्क में वोट देगा ही, भले ही हम उनको नजरअंदाज करते रहें। और हमें जरूरत इस बात की है, जैसा कि अखिलेश मानते हैं, कि नॉन मुस्लिम वोट को हम अपने विश्वास के साथ लें, नॉन मुस्लिम जो वोटर है, जो जनता है, उसको हम अपने विश्वास में लें। और मुसलमान तो अपना घर की मुर्गी है, वो कहीं नहीं जाएगा, उसको जितना भी नजरअंदाज करें। उनका ये मानना है कि अगर हम 15-20% नॉन मुस्लिम वोटर, पिछड़ों का, यादव तो उनके पास में ही है, और अन्य जातियों का भी अगर वोटर ले आएंगे तो +20 यानी +20 हम जीत जाएंगे। तो वो उनका जेल ना जाने का वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं अखिलेश यादव जी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ने का जो एक एजेंडा था, जो एक पंच लाइन थी, वो यही थी कि समाजवादी पार्टी जैसे दल जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, वो मुसलमानों को प्रथम पंक्ति में बैठाते हैं और नॉन मुस्लिम्स को पीछे की पंक्ति में बैठाते हैं। और इस पॉइंट को लेकर ही उन्होंने हिंदू समुदाय को अपने विश्वास से लिया और इस बात की दलीलें भी दी कि किस तरीके से सपा की सरकारों में आपको पीछे किया गया, प्राथमिकता दी गई मुसलमानों की। तो उस बात की काट करने के लिए अखिलेश यादव चाह कर भी मुस्लिम परस्ती से या मुस्लिम नेताओं के करीब जाना, उनको मंच पिलाना, उनकी समस्याओं की बात करना, थोड़ा सा उससे कटते हैं। कारण क्या है कि उनको लगता है कि अगर हम मुसलमानों की बात करेंगे या आजम खान जैसे मुस्लिम चेहरे को बार बार देखने जाएंगे तो यही होगा, ये तो आजम वाली पार्टी है, ये तो मुस्लिम वाली पार्टी है, ये उस नेता की पार्टी है जिसने भारत माता को डायन कहा था। इस तरह की बातें निकल के आएंगी और कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि जो हिंदू वोटर है वो समाजवादी पार्टी के विश्वास में चाह के भी नहीं आएगा। इस पॉलिसी के तहत वो आजम खान साहब को भी उतना तवज्जो उन्होंने नहीं दी, उतनी बार जेल नहीं गए जितनी बार जाना चाहिए था कि उनका हिंदू वोटर नाराज ना हो जाए। क्योंकि वही बात घूम फिर के आ रही है कि उनको लगता है कि हमें मुस्लिम परस्ती करने की जरूरत ही नहीं है, हमें मुसलमानों का नाम लेना या मुस्लिम नेताओं को मंच पे लाना या टोपी पहनना, जब वो वोटर हमारे खुद के हैं, 1% भी नहीं झिटक रहे हैं, ऐसी स्थिति परिस्थिति हो गई है, तो वो तो हमारे पास है। हमारी जरूरत इस बात की नॉन यादव पिछड़ों को साथ में ले, ब्राह्मणों को साथ में ले, अन्य समाज के साथ में ले, ताकि हम 35-40% प्लस हों और भारतीय जनता पार्टी को मात दे सके। ये अखिलेश यादव जी की पॉलिसी है, इसीलिए उन्होंने आजम खान को इतना तवज्जो नहीं दी। और आजम खान वो कैरेक्टर है, वो नेता है, वो नाम है, वो शख्सियत है जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही नकारात्मक छवि गढ़ के रखी है, जिनको हिंदू विरोधी कहा जाता है, हिंदू संस्कृति विरोधी कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है कि आजम खान की समाजवादी पार्टी में चलती है और जिस पार्टी में आजम खान की चलेगी वहां हिंदू समुदाय को न्याय नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं वो साइडलाइन होंगे। जी सर, एक लास्ट सवाल ये है कि जिस तरीके से पूर्व में विधानसभा का चुनाव भी था, ऐसे में लोग ताने वाने बहुत सारी चीज़ें चलती रही कि आखिर हार की वजह क्या रही। तो आप अगर इसका ठीकरा कहें फोड़ने को लेकर कि किस तरीके से उनकी कमियां क्या रही,
तो क्या ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने कहीं टिकट बंटवारे में कमी की या लोगों से मिलने में उससे पहले कमी की, इस तरीके से कुछ? देखिए, मुझे तो लगता है, आज भी कहीं पे जिक्र हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने भी यही बात कही थी कि देखिए, अखिलेश यादव चुनाव अच्छा लड़े, इस बात में कोई शक नहीं है। अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा वोट लाए, सीटें बहुत अच्छी नहीं, लेकिन जिस हिसाब से पिछले चुनाव में थी उसको देखते हुए उनकी बहुत सीटों में भी इजाफा हुआ। और भारतीय जनता पार्टी जो बहुत मजबूत पार्टी है, जो देश दुनिया में जिसको एक बहुत ताकतवर पार्टी कहा जाता है, जिसकी देश में अधिकांश जगह पर सरकारें हैं, केंद्र में एक ताकतवर सरकार है, एक लोकप्रिय नेता जो इसकी दुनिया में पहचान है, नरेंद्र मोदी उनके नेता भी हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, उससे टकराना और उसको फाइट देना और उसके मुकाबले में आ जाना, यही बहुत बड़ी बात थी और अखिलेश यादव की ये उपलब्धि है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने शुरुआती जो ग्राफ तैयार किया था, जो लेआउट अपना चुनाव का तैयार किया था, उसमें अगड़ा और पिछड़ा उसका एक फ्रेम तैयार किया था। और उत्तर प्रदेश का ये एक मिजाज रहा है कि या तो धर्म के ऊपर चुनाव होता है या जाति पे होता है, और मुझे लगता है कि जाति की तरफ अखिलेश यादव ले जा रहे थे और सफलता की राह पे चल रहे थे। कहीं ना कहीं वो नजर आ रहे थे चुनाव में, भीड़ जिस हिसाब से दिखाई दे रही थी, जन समर्थन जिस हिसाब से दिखाई दे रहा था। बीच में हुआ क्या कि अगड़े और पिछड़े के बीच में उन्होंने एक नई सैंपलिंग करने की कोशिश की, जो मैं समझता हूं कि जहां पर पिछड़ों को एक तरफा अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे, नॉन यादव को भी। उनको पता था मुसलमान तो हमारे साथ है, हम बहुत बड़ी संख्या है पिछड़ों की, दलितों की, उनको अपने साथ लाने की कोशिश में वो एजेंडा उनका अच्छा था, अगड़ा और पिछड़ा। लेकिन बीच में उनके अंदर एक स्वार्थ या उनकी कुछ एडवाइजर्स ने उनको सजेस्ट कर दिया, या उनको खुद भी उनके मन में बात आई कि इस सरकार में ब्राह्मण नाराज हैं और उनको एकजुट करके अपने पक्ष में लाने के लिए हम ब्राह्मणवाद यानी ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं प्रभावित करें, उनको लुभाएं, और उस स्ट्रेटजी में, इस टूल ने कहीं ना कहीं उनकी मशीनरी खराब कर दी कि अगड़ा पिछड़ा जो एक स्वभाव चुनाव का हो रहा था, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साथ में लाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किए और जो उन्होंने जिस हिसाब से ये कहा कि भाई परशुराम जी की मूर्तियां लगवाएंगे और ब्राह्मण चेहरे सामने लाए और उन्होंने ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने की बात की, उससे जो अगड़े पिछड़े का जो एक अखाड़ा तैयार हो रहा था, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी अखिलेश यादव की राजनीतिक भूल थी। ये पूरी जिस तरीके से सियासत पूरा आज़म खान को लेकर एकदम गर्म है, पूरे माहौल जो है सपा को लेकर बना हुआ है, ऐसे में आने वाला कल लोकसभा चुनाव का है, तो क्या लगता है इस आसार को कितना मतलब जो है आने वाले कल में इसका बीजेपी के लिए कितना फ़ायदा होगा? पहले से कुछ और मजबूत हो जाएगी या उतना ही रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत नजर आती है और आने वाला भविष्य भी उसका दिखाई दे रहा है। ये बात अलग है कि सरकार में आर्थिक रूप से जिस हिसाब से देश और प्रदेश कहीं ना कहीं से पिछड़ता नजर आ रहा है, वो कमियां अपनी जगह पर है, बेरोजगारी अपनी जगह पर है, महंगाई जिस तरीके से आम जनता को परेशान कर रही है वो अपनी जगह है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और उनकी जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, उसके हिसाब से उनका जनाधार घटता नजर नहीं आ रहा है। और जो एक सिनेरियो बन रहा है, आजम खान एक कैरेक्टर सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो भाजपा के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि जो एक अप्रत्यक्ष रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 80 और 20 की बात कही थी, 80 और 20 को और भी उसका रंग गहरा करने के लिए आजम खान का कैरेक्टर उभारा जाएगा और कहीं ना कहीं स्थिति ऐसा पैदा कर दी जाएगी कि आजम वर्सेस भाजपा। और एक जो कोलाज है समाजवादी पार्टी, जिसमें दलित भी है, मुस्लिम भी है और नॉन यादव पिछड़ों को लाने की कोशिश करने का जो एक फार्मूला सपा ने तैयार किया था, उसको ब्रेक किया जाएगा। और आने वाले समय में अभी कुछ ऐसा कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है कि भाजपा को कैसे पछाड़ा जाए या भाजपा से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये कि नेशनल सिनेरियो में कोई चेहरा ही नहीं है मोदी के खिलाफ। दूसरी बात ये कि जो रीजनल दल हैं, चाहे वो सपा हो, समाजवादी पार्टी तो बहुत मजबूत पार्टी कही जाती है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ी, जब उसके अंदर कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, कभी आजम को लेकर, कभी शिवपाल को लेकर, तो कभी किसी चीज को लेकर, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल लोकसभा में वन मैन शो ही चलेगा भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा स्पेशल प्रोग्राम तहकीकात, और जहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अखिलेश और आज़म खान के बीच जिस तरीके से लगातार दूरियां बढ़ रही हैं और आज़म खान जेल में है, जिस तरीके से एक के बाद एक FIR भी दर्ज हो रहे हैं,
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले कल में क्या होगा, क्योंकि राहत आज भी नहीं अखिलेश यादव महसूस कर रहे हैं। तो आने वाले कल में जब आज़म खान जेल से रिहा होंगे तो जिन बातों को लेकर जो है पूरा माहौल गर्म है कि आज़म खान फला पार्टी पकड़ लेंगे, आज़म खान फला चले जाएंगे, तो खैर आने वाला कल ही बताएगा क्या होने वाला है। लेकिन ये है कि आने वाले कल में जैसे लोकसभा का चुनाव है, कुछ ना कुछ जो है बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होते हुए ज़रूर देखने को मिल रहा है।